And I want to continue with this conversation about the oxygen issue in various parts of the country. Sudhir Mishra ji, to you first. Again, उत्तर प्रदेश में तो यह हाल है कि ब्लेटेंटली बोल दिया गया है कि कोई ऑक्सीजन की प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कानपुर, लखनऊ, इलाहाबाद से लेके अगर हम छोटे शहरों तक भी जाएं, सिर्फ यही एक चीज सुनने को मिल रही है कि लोग पूछ रहे हैं कि ऑक्सीजन कहाँ मिलेगा, रेमडेसिविर कहाँ मिलेगा, बेड नहीं मिल रहा है. इफ द सिटीज हैव सच अ बिग प्रॉब्लम, हाउ ग्रेव इज इट बियॉन्ड द मेट्रो सिटीज? जो नॉन मेट्रो सिटीज है और गांव है, वहां पे तो आप कल्पना ही नहीं कर सकते. जहाँ लखनऊ की बात है तो समझ में नहीं आता है कि ये स्वीकार करने में आपको क्या दिक्कत है. स्वीकार करिए ना कि डिमांड और सप्लाई का गैप बहुत बड़ा हो गया है. लोग बहुत ज्यादा संख्या में संक्रमित हो रहे हैं, सुनामी है संक्रमण की, और उतने हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है. तो उसको कैसे मैनेज करना है, इसके ऊपर चर्चा होनी चाहिए, इस पर विमर्श होना चाहिए. लेकिन हर चीज को अनदेखा कर देना, हर बार ये बोलकर साबित करना कि कोई कमी नहीं है, ये तो गलत बात है. मतलब अगर आप मान लेंगे तो मुझे लगता है कि ज्यादा बेहतर मैनेजमेंट आप कर पाएंगे. अगर आपके पास सही आंकड़े होंगे, अगर आप आरटीपीसीआर क्यों नहीं हो पा रहे हैं, आरटीपीसीआर कर ही जाने चाहिए. लोगों को जितना ज्यादा लोगों के बारे में पता होगा, जिनका स्टेटस पता होगा, उतना ही अच्छा हम मैनेजमेंट करेंगे कोविड का. लेकिन वो स्थितियां है नहीं, और लगता है कि जैसे हाथ से सब कुछ सरक गया है. मतलब हम कुदरत पे या ईश्वर के भरोसे हो चुके हैं. और जो जिस तरह की सुनामी है इस समय संक्रमण की, उसको देखकर कुछ ऐसा लग भी रहा है कि किसी से कुछ संभल नहीं रहा है. अब जैसे ये, अब अच्छी बात यह है कि जैसे मैं लखनऊ जैसे शहर में या बड़े शहरों की बात करूं, तो वहां पर पॉजिटिविटी का ग्राफ नीचे आना शुरू हो गया है. क्योंकि अभी जैसा कि हमारे विशेषज्ञ बता रहे थे कि संक्रमण बहुत तेज है, ये बहुत इन्फेक्शियस है. मैं अगर लखनऊ की बात करूं, जिस कॉलोनी में मैं रहता हूं या जो मेरा ऑफिस है, दोनों जगहों पे मैं देख रहा हूं कि आधे से ज्यादा घर या आधे से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं. हम कह सकते हैं कि 60-70% लोग इस संक्रमण में की गिरफ्त में आ चुके हैं 15 दिन पहले से. इसका मतलब है कि अब ये नीचे की ओर जाएगा. शायद थोड़ी सी दुश्वारियां कम होंगी, लेकिन ये शहरों में ऐसा, बड़े शहरों में ऐसा होगा. जिलों में और ग्रामीण इलाकों में अब स्थितियां ज्यादा खराब होंगी. वहां पर ज्यादा कैजुअलिटी की खबरें आ रही हैं. वहां दवाइयों को लेकर त्राहिमाम है. वहां पर कोई भी रिसोर्सेज मिल नहीं पा रहे हैं. झोला छाप डॉक्टरों के बस की बात है नहीं, और हमारा जो स्वास्थ्य का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत कमजोर है. तो मुझे तो ये लगता है कि जो हमारा आयुर्वेदिक सिस्टम था या जो होम्योपैथिक सिस्टम है, इन सबका इस्तेमाल करना चाहिए. गाँव में जो बेसिक इलाज है सर्दी खांसी जुकाम का, उससे जुड़ी हुई दवाएं बताएं. मतलब थोड़ा सा ये भी होता है ना कि अगर आपका मनोबल ऊंचा है, थोड़ा सा पहुंच रहे हैं, लोग जा रहे हैं, तो ग्रामीण लोगों की अपनी जो इम्यूनिटी का स्तर है वो बेहतर है, वो इससे ज्यादा अच्छा डील कर सकते हैं. इसीलिए इतने ज्यादा भी संख्या में लोग नहीं आ रहे. जो बूढ़े हैं, जो अशक्त हैं, जो कमजोर हैं, उन्हीं की मृत्यु की खबरें आ रही हैं. तो कुछ मैनेजमेंट करना चाहिए, कुछ स्वीकार करना चाहिए चीजों को. और मुझे लगता है ऐसी कोशिशें कुछ शुरू भी हुई हैं. अभी कल मुख्यमंत्री ने जो दूसरे हमारे एलोपैथी के अलावा जितनी चिकित्सा पद्धतियां आयुर्वेद है, होम्योपैथिक, उनके साथ लाइव बातचीत की है, और गांवों में काढ़ा बंटवाने की बात की है, होम्योपैथिक दवाएं बंटवाने की बात की है. पैरामेडिकल स्टाफ की भर्ती की बात हो रही है. सेकेंड लास्ट ईयर में जो एमबीबीएस के स्टूडेंट्स हैं या जो नर्सिंग में हैं, उनको मैदान में उतारने की बात हो रही है, फील्ड में उतारने की बात. कुछ पॉजिटिव कोशिशें भी हो रही हैं, और ये होनी भी चाहिए. मैं कुछ स्टेप्स तो समझ सकती हूँ, चाहे वो पैरामिलिट्री हो या एडिशनल मेडिकल स्टाफ को लाने की बात हो, पर मुझे लगता है कुछ चीज़ें हमारी सरकारें अभी भी वो कर रही हैं जो फर्स्ट वेव में हमने देखा और उससे कुछ नहीं सीखा. कल परसों मैं देख रही थी कहीं पे उन्होंने पुलिस वालों के लिए वो स्टीम पाइप्स लगा दी हैं. वो वहाँ पे बैठ के पुलिस वाले स्टीम ले रहे हैं. सिचुएशन इससे काफ़ी आगे जा चुकी है और काफ़ी ज़्यादा इससे बुरी हो चुकी है. और अभी उन सबको ऑक्सीजन पाइप देने की मतलब समय में जो हम कर रहे हैं, जैसे कि इवन डॉक्टर पाठक यू आर सेइंग कि बेड्स लगा रहे हैं हम, और सिर्फ बेड सेटअप करते चले जा रहे हैं, लेकिन ऑक्सीजन तो है नहीं, तो वो बेड्स का क्या 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 जरूरत. जी सुधीर मिश्रा जी. एक बात और कहना चाह रहा हूँ कि जो भी हमारे विशेषज्ञ थे वो सख्त लॉकडाउन की बात कर रहे थे. मेरे ख्याल से इस समय सख्त लॉकडाउन की जरूरत नहीं है, क्योंकि इन्फेक्शन बहुत ज्यादा फैल चुका है, ऑलरेडी फैल चुका है, और डर चुके हैं कि जिस दिन खुला होता है, मैं बात कर रहा हूँ यहाँ शहरी इलाकों के तमाम जगहों की, सब कुछ खुला है,
किसी की हिम्मत नहीं है कि घर से कोई निकले बिना काम के। तो यहाँ लोग तो सुधीर मिश्रा जी आप कह रहे हैं ये अच्छी बात है, अगर वैसा हो गया लोगों के मन में डर बैठ गया। यहाँ मुंबई में तो कल शादी हो रही थी जहाँ 150 लोग पकड़े गए हॉल के अंदर, साउथ मुंबई में। तो अब क्या कहे लोगों के लिए भी, मतलब इससे ज्यादा कितना और क्या कहा जा सकता है कि सिचुएशन बुरी है, ऑक्सीजन सिलेंडर्स नहीं मिल रहे। बट दैट पॉइंट दैट आई वाज मेकिंग डॉक्टर पाठक इज दैट what is the point of opening railway coaches or new halls with 500 beds where it's just a bed? उससे ज्यादा कुछ नहीं है। यही तो वैसे भी हमारे छोटे शहरों के हॉस्पिटल्स की हालत है, सिर्फ बेड है वहां पे और उसके ऊपर नीचे कुछ नहीं है। जी तन्वी, ये सबसे बड़ी समस्या है और मुझे लगता है इसके लिए सिस्टम को 14 महीने मिले थे। मैं विनय जी की तरफ भी ये बात ध्यान दिलाना चाहता हूं कि जिस सरकार को पिछले साल यानी फरवरी में मार्च में लॉकडाउन लगा और 1 अप्रैल को जो पहली बैठक हुई थी एम्पावर्ड ग्रुप की, जिसके चेयरमैन मैं पहले भी कह चुका हूं, खुद नीति आयोग के अध्यक्ष थे, ये ऑक्सीजन की समस्या उसमें रेखांकित की गई। उसके बाद स्वास्थ्य मामलों की संसदीय समिति ने आगाह किया। और अगर ताजा खबर हम संज्ञान में लें, रॉयटर्स की खबर यह कहती है कि प्रधानमंत्री ने अभी भी फरवरी में जो विशेषज्ञों की समिति थी, जो एक्सपर्टीज थे, उन्हें बताया था कि सेकंड वेव बहुत खतरनाक तरीके से आ रही है। मुझे आश्चर्य है कि हमारे प्रधान सिस्टम जी ने इन सारी चेतावनियों की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। सुधीर जी जिस हालात का जिक्र उत्तर प्रदेश में कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव क्या सचमुच इतने जरूरी थे? 700 से अधिक शिक्षक और कर्मचारी जो ड्यूटी में लगे थे वे अपनी जान गंवा चुके हैं। आपने ठीक कहा तन्वी जी कि जिस तरह के ये जो पिछले साल भी आपको याद होगा रेलवे की उन कोचेस की फोटो चली थी कि उनमें कोविड हॉस्पिटल बना दिए गए हैं। पिछले 14 महीने में वे रेल के डिब्बे, वे कोचेस कहां चले गए? और अब फिर वही हो रहा है कि सामाजिक संस्थाएं और सरकार मिलकर इस तरह के प्रपंच रच रही है। मैं बहुत स्पष्ट कहना चाहता हूं, जहां न डॉक्टर्स है, न पैरामेडिकल स्टाफ है, न इक्विपमेंट्स है, न ऑक्सीजन है, तो अब इनसे सिर्फ आप एक आइसोलेशन सेंटर उन्हें बना सकते हैं, सिर्फ क्वारंटीन सेंटर के रूप में भी हो सकते हैं। और ठीक है, वो भी एक जरूरी चीज है, लेकिन जिस देश की राजधानी में कल 12 हॉस्पिटल जैसे बड़े अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी से 1 दर्जन लोग अपनी जिंदगी गवा बैठे, और अभी आपने आंध्र प्रदेश का जिक्र किया जी, यही हालत सब जगह है। तो क्या 14 महीने के वक्फे में, इस समय में, इस अंतराल में सरकार या सरकारें, तमाम राज्य सरकारें ये ऑक्सीजन जैसी प्राथमिक जरूरत की चीज का इंतजाम नहीं किया जा सकता था? अब आप ग्लोबल टेंडर निकाल रहे हैं ऑक्सीजन के लिए। पहले आपने 9,000 मीट्रिक टन एक्सपोर्ट कर दी इसी पिछली 3 तिमाही में, अब आप 50,000 मीट्रिक टन ऑक्सीजन आयात करना चाह रहे हैं। ग्लोबल टेंडर डॉक्टर पाठक हैज बिकम द न्यू कैच फ्रेज। वैक्सीन के लिए भी ढूंढ रहे हैं और ऑक्सीजन के लिए ग्लोबल टेंडर निकाल रहे हैं, ड्रग्स के लिए भी हम कर रहे हैं। ये सब चीजें वही हैं जो पहले कर लेनी चाहिए थी। मेरा समय खत्म हो गया, बट थैंक यू सो मच डॉक्टर पाठक and Mr. Sudhir Mitra. Thank you so much for joining us with insights into what's happening beyond the big metro cities as well, because this is the real problem, viewers. And the top expert there, part of the advisory group, they're centrally sitting at things and advising the government, saying it is time to shut down for at least 4 to 6 weeks. We will not be able to handle this situation otherwise. Keep that in mind. Quick break. Lots more on the other side. Stay with me.